BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बड़ियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में आज पेश किए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल। संसद भवन परिसर में भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई शुरू। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान मिचोंग के कारण आई बाढ़ से तमिलनाडु के करोड़ों लोग हुए प्रभावित। करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में SIT का किया गया गठन। अब खबरें विस्तार के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7 दिसंबर को चौथा दिन है। आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पेश किए जा सकते हैं। कल यानी सेशन के तीसरे दिन ये बिल लोकसभा में पास हो गए थे। सदन में चर्चा के दौरान अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू का एक लेटर पढ़ा। गृह मंत्री ने कहा कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर मुद्दा UN ले जाना गलती था। शाह के बयान पर कांग्रेस समेत विपक्ष ने हंगामा किया। इस पर शाह ने कहा कि मैंने वही बात कही है जो खुद नेहरू ने अब्दुल्ला से कही थी। शाह ने ये भी कहा कि कश्मीर में सेना जीत रही थी तभी सीज फायर कर दिया गया। नेहरू की गलती से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर बन गया। देश की जमीन का जाना नेहरू का ब्लंडर था। उधर लोकसभा में DMK नेता के गौमूत्र वाले बयान पर जमकर हंगामा भी हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही BJP नेताओं ने माफी मांगने के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद सेंथिल ने लोकसभा में अपने बयान के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि कल अनजाने में मेरे बयान से किसी समुदाय या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अपना बयान वापस लेता हूं। मुझे इसका अफसोस है। गौरतलब है कि मंगलवार को सेंथिल कुमार ने कहा था कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी बेल्ट के उन राज्यों को जीतने में ही है जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। बता दें कि सेंथिल के इस बयान को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। संसद भवन परिसर में भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। इसमें PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री मौजूद हैं। बता दें कि 3 राज्यों में भाजपा की धमाकेदार जीत के बाद PM मोदी का स्वागत किया गया। बैठक में शामिल नेताओं ने मोदी जी का स्वागत है के नारे भी लगाए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री पद के दावेदारों पर चर्चा की संभावना है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में अब तक CM का ऐलान नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इस बार युवा चेहरों को सत्ता की बागडोर दे सकती है। इससे एक दिन पहले ही विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने वाले भाजपा के 12 सांसदों में से 10 ने लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा दिया था। राजस्थान से चुनाव जीतने वाले महंत बालकनाथ ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। संसद सदस्यता छोड़ने वालों में मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और इति पाठक है। वहीं छत्तीसगढ़ से अरुण साव और गोमती साई, जबकि राजस्थान से राजवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी से उठे मिचोंग तूफान के कारण आई बाढ़ से तमिलनाडु के 1.2 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। गुरुवार को चेन्नई आने जाने वाली 15 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। 4 दिसंबर से सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 23 किलो राहत सामग्री पहुंचाई गई है। DMK सांसद TR बालू ने संसद में बताया कि राज्य में 47 साल बाद ऐसे हालात बने हैं। तूफान की वजह से राज्य में 2 दिनों में 3 महीने की बारिश हो गई है। चेन्नई में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते आई बाढ़ से 20 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। शहर के कई हिस्सों में 3 दिन से बिजली और इंटरनेट बंद है। CM MK स्टालिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 5060 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। वहीं PM मोदी ने X पर चक्रवात के चलते जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना जताई है। मंगलवार 5 दिसंबर को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया था। गोगामेडी को मेट्रोमॉस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी का गुरुवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिवार और समाज के लोग पार्थिव देह को लेकर राजपूत सभा भवन पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में समाज के
लोगों ने अंतिम दर्शन किए। इसके बाद श्रद्धांजलि यात्रा यहां से रवाना हुई, जिस पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। यात्रा भवानी निकेतन, चौमू, रींगस, सीकर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, चूरू, तारानगर, साहवा, भादरा होती हुई निवास स्थल गोगामेडी हनुमानगढ़ पहुंचेगी, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि गोगामेडी हत्याकांड में 11 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी है। जांच एनआईए को देने की अनुशंसा के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए थे। बता दें कि मामले में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई थी। गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। साथ ही आरोप लगाया था कि उनके पति ने सीएम और डीजीपी से 3 बार पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन उन्हें पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई। इधर श्याम नगर एसएचओ मनीष गुप्ता, बीट प्रभारी और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि हत्याकांड के बाद बनाई गई संघर्ष समिति की आध घंटे में 3 बार प्रशासन पुलिस से वार्ता हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। पहली वार्ता बुधवार को दोपहर करीब 2:30 बजे शुरू हुई। बैठक में राजपूत समाज के पदाधिकारी और पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज ऑफिस व एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए थे। पहली वार्ता में पदाधिकारियों ने करीब 2 दर्जन मांगे रखी थी। उसके बाद कमिश्नर ने सचिवालय स्तर के अधिकारियों से बात की और दूसरी वार्ता बुलाई गई, लेकिन कुछ मांगों पर सहमति नहीं बनने पर विफल रही। उसके बाद दोबारा अधिकारियों से बातचीत करने के बाद देर शाम को तीसरी वार्ता बुलाई गई थी, जिसमें जांच एनआईए को भेजने सहित अन्य 11 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी थी। कुछ देर बाद ही गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने मांगे मानने से इनकार कर दिया था। वह बोली कि शूटरों का एनकाउंटर नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। करीब 1 घंटे तक समझाइश की और कुछ अन्य पदाधिकारियों से बातचीत करवाई तो मामला शांत हुआ और शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए वो राजी हुई। मामले को लेकर डीजीपी उमेश मिश्रा ने एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। टीम में अधिकतर अफसर आनंदपाल एनकाउंटर वाले हैं। हथियारों पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को संसद में कहा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंडिया और भारत के बीच फर्क नहीं करता। दरअसल एनसीईआरटी की एक कमेटी ने इस साल अक्टूबर में किताबों से इंडिया शब्द हटाकर भारत करने की सिफारिश की थी। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश का संविधान इंडिया और भारत दोनों आधिकारिक नामों को समान रूप से मान्यता देता है। एनसीईआरटी दोनों नामों में अंतर नहीं करता है। हालांकि अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि हमारा देश कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकल रहा है। हम भारतीय भाषा के शब्दों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रहे हैं। गौरतलब है कि एनसीईआरटी ने नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस में बदलाव के लिए 19 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने ही देश का नाम इंडिया के बजाय भारत लिखने का सुझाव दिया था। कमेटी के अध्यक्ष CIIJ ने 25 अक्टूबर को बताया था कि भारत का जिक्र विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में है, जो 7000 साल पुराने हैं। इंडिया नाम आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ऐसे में देश के लिए भारत नाम का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कमेटी ने सिलेबस से प्राचीन इतिहास को हटाकर क्लासिक हिस्ट्री और हिंदू योद्धाओं की जीत की कहानियों को शामिल करने की भी सिफारिश की थी। आईजैक ने इसके पिछले तर्क में दिया था कि अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांट दिया। प्राचीन इतिहास बताता है कि देश अंधेरे में था, उसमें वैज्ञानिक जागरूकता नहीं थी। आईजैक ने कहा कि बच्चों को मध्यकाल और आधुनिक इतिहास के साथ साथ क्लासिकल हिस्ट्री भी पढ़ाई जानी चाहिए। एनसीईआरटी ने बताया कि कमेटी की सिफारिश पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। नए सिलेबस और किताबें तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। अभी इस मुद्दे पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हिमाचल हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम और सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। ये मामला जज विवेक और संदीप शर्मा की डबल बेंच में लगेगा। बता दें कि पिछली सुनवाई में अदालत ने राजभवन से डिप्टी सीएम की शब्द से जुड़ा रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया था। वहीं डिप्टी सीएम मामले में अदालत में बहस पूरी हो चुकी है। सीपीएस केस में याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी हो गई है, जबकि सरकार के वकील को अभी कोर्ट में बहस करनी है। इससे पहले राज्य सरकार ने इस केस को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए पहले हाई कोर्ट में ही सुनने के आदेश दिए थे। गौरतलब है कि हिमाचल हाई कोर्ट सीपीएस मामले में 3 अलग अलग याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई कर रही है। एक याचिका बीजेपी के 11 विधायकों की है, जबकि दूसरी याचिका पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था और तीसरी याचिका कल्पना
नामक एक महिला ने हाईकोर्ट में डाल रखी है। पाकिस्तानी तस्करों के ड्रोन ने एक बार फिर भारतीय सीमा में दाखिल होने की नापाक कोशिश की है। इस दौरान ड्रोन हेरोइन की खेप को भारतीय सीमा में फेंककर वापस लौट गया। सर्च के दौरान बीएसएफ व पंजाब पुलिस ने मिलकर सर्च अभियान चलाया और भारतीय सरहद में फेंकी 3 करोड़ रुपए की खेप को जब्त करने में सफलता हासिल की। बीएसएफ की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ये खेप अमृतसर के अटारी के पास पड़ते सरहदी गांव रनिया से मिली है। बीएसएफ के जवानों ने बताया कि रात के समय वे सरहद पर तैनात थे। सरहद पर गश्त के दौरान गाँव रनिया के पास ड्रोन मूवमेंट का आभास हुआ। बीएसएफ के जवानों ने आवाज की मूवमेंट पर ध्यान दिया तो चंद मिनटों में ही ड्रोन वापस पाकिस्तानी सरहद में वापस लौट गया। इसके बाद इलाके को सील कर सर्च अभियान चलाया गया। बीएसएफ ने बताया कि सर्च के दौरान सरहद के पास पाकिस्तानी ड्रोन से फेंकी गई खेप मिली है। पीले रंग की टेप में बंधी इस खेप पर एक पाइप नुमा लाइट लगी थी ताकि भारतीय तस्कर को खेप ढूंढने में कोई दिक्कत न आए, लेकिन उससे पहले ही बीएसएफ व पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में इसे जब्त कर लिया। सुरक्षा जांच के बाद खेप को खोला गया तो इसमें 400 ग्राम हेरोइन मिली, जिसे जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। बता दें कि कुछ सालों से ड्रोन मूवमेंट काफी अधिक शुरू हो गई है। वहीं बीएसएफ के जवान रिकवरी भी तेजी से कर रहे हैं। इस साल नवंबर तक बीएसएफ के जवानों ने पंजाब से 90 ड्रोन, 493 किलोग्राम हेरोइन और 37 हथियार रिकवर किए हैं। वहीं इस दौरान 29 तस्करों और 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को भी मार गिराया गया है। वहीं बीते दिनों बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर से 2 असॉर्टेड राइफल, अत्याधुनिक ग्लॉक पिस्टल भी रिकवर की थी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।